Assalamu alaikum. Today my lecture is on the concept gravitation, chapter number 6, first year class. असल में ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि कुछ ज़माना पहले जो दौर था आइजैक न्यूटन का, 1600 सदी के आसपास का दौर, उसमें क्या हुआ कि एक ऐसा वाक़या पेश आया। न्यूटन साहब कुछ बुक में रिसर्च वगैरह कुछ लिख रहे थे, आइडियोलॉजीज़ वगैरह वो उसके पास जो थी, आइडियाज़ वगैरह वो कुछ लिख रहे थे। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनकी जो डिस्कशन थी तो वो भी डिस्कशन कुछ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड थी। जैसे ही एक सेब नीचे गिरा, जैसे ही वो एक एप्पल नीचे गिरा, तो वो जो एप्पल था नीचे जब गिरा तो उसने देखा कि भाई ये जो एप्पल नीचे गिर रहा था तो ये नीचे किस वजह से आ रहा था। उन्होंने एक बात सोची, सीधी सी बात है, गलीली साहब ने ये बताया हुआ था कि धरती के पास एक अट्रैक्शन होती है, जिस अट्रैक्शन की वजह से हर चीज़ उसके तरफ गिरती है, जिसको आज हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से पहचानते हैं। अच्छा, बाद में क्या हुआ? बाद में न्यूटन साहब ने कहा, एक जहन में एक सवाल उनके पैदा हुआ कि ये जो अट्रैक्शन होती है ये होती किस वजह से है, इसका रीज़न क्या है। कुछ ना कुछ तो बेसिक रीज़न होगा जिस वजह से अर्थ के पास ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से, जिस रीज़न की वजह से, जिस सबब से ये जो एप्पल था नीचे गिर रहा था, या कोई भी चीज़ें अगर उसके ऊपर से छोड़ दी जाएं तो वो अट्रैक्ट होकर नीचे आती जाएंगी। अर्थ के पास ये कौन सी चीज़ है जिस चीज़ की वजह से वो हर जो चीज़ है उसके ऊपर जब गिरती है उसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद उनको पता चला कि अर्थ का अपना एक मास होता है। अगर अर्थ का अपना कोई एक मास है तो मास की वजह से दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट करती है। अगर कोई एप्पल ऊपर से गिर रहा है, नीचे आ रहा है, जैसे ही वो नीचे गिर रहा है तो उसको धरती अट्रैक्ट कर रही है, पर जिसको अट्रैक्ट कर रही है उसका भी अपना एक मास है। बाद में पता चला कि भाई ये जो हमारे पास एप्पल था या दूसरी कोई चीज़ें होंगी जिनको हम अर्थ के ऊपर किस ऊंचाई पर जब छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। इनकी जो नीचे गिरने वाली खासियत है ये इस वजह से है क्योंकि धरती इनको अट्रैक्ट करती है, इनका अपना कुछ मास है और धरती का अपना मास है। अगर यहाँ पर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर लेता है तो ये चीज़ सिर्फ अर्थ पर लागू तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक अट्रैक्शन हमें मिल रही है दो चीज़ों के बीच में, इनका अब हमें रीज़न मिला है कि भाई इस बॉडी के का भी अपना मास है, इस बॉडी का भी अपना मास है। अगर ऐसा ही है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं अगर उनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो उनका रीज़न क्या होगा? मास होगा। यही चीज़ उन्होंने नोट की और यहीं पर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि दुनिया में जो भी हम आसपास में चीज़ें देखते हैं हर चीज़ के पास तो मास होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसका मास ना हो। न्यूटन साहब ने तो लाइट को भी कार्पोसल्स में डिफ़ाइन किया हुआ था, उसका भी मास होता है। उन्होंने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिया होता, एनर्जी पैकेट कार्पोसल्स, व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। लिहाजा उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर एक बात हमें पता चली कि न्यूटन साहब ने इस बात को जाहिर कर दिया, थियोरेटिकली प्रूव कर दिया कि मास को अट्रैक्ट कर लेता है।
अगर मास मास को अट्रैक्ट कर लेता है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर अगर मास मास को अट्रैक्ट कर लेता है तो सीधी सी बात है, एक बंदा यहाँ एक बंदा यहाँ, ये दोनों भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार अपना कुछ मास रख रही है, मेरा भी अपना मास है, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि मास टू मास अट्रैक्शन होती है। अगर ये चीज़ सही है तो हम एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? ये एक सवाल उनके जहन में था। पहले तो उन्होंने इस सवाल को पेंडिंग में रख लिया और जो चीज़ें उन्होंने अच्छी तरह से समझी उनको आगे सही तरह से मैनिपुलेट किया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर मास और दूसरे मास के बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो इस अट्रैक्शन को हम एक नया नाम दे रहे हैं, उसका नाम ग्रेविटेशन रख लिया। ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? द प्रोसेस ऑफ मास टू मास अट्रैक्शन। एक मास दूसरे मास को अगर अट्रैक्ट करे तो जिस फेनोमेना से, जिस वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मासेस की वजह से अट्रैक्शन हो रही है, इस अमल को हम कहेंगे ग्रेविटेशन। अच्छा, इस ग्रेविटेशन का जो रीज़न होगा वो होगा मास। एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। सो अगर कोई पूछे हमसे कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किस वजह से होती है तो हम रीज़न क्या बताएंगे? मास। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द रीज़न ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन is nothing but mass, is nothing but mass। अच्छा, ये जो अट्रैक्शन होती है, ये अट्रैक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक होती है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आप नोट कर लें। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एक बॉडी है, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें इसका मास जो है उसको हम m1 नाम दे रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी बॉडी है जिसके मास को हम m2 नाम दे रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखने लायक है कि भाई ये दो बॉडीज़ हैं, दोनों पे कुछ ना कुछ अपना मासेस हैं, इसका भी मास है, इसका भी मास है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। न्यूटन साहब ने तो ये देखा, जो भी चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की उन पर ये स्टडी हो रही है। अच्छा, अब क्या हुआ? यहाँ पर न्यूटन साहब ने कहा कि भाई ये पूरा मास पूरे मास को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। उन्होंने एक तजर्बे से, एक मैथमेटिकल वे से उन्होंने एक बात प्रूव की थी। उन्होंने कहा कि भाई एक मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पर एक और चीज़ हमें मालूम हो गई कि मास मास अट्रैक्ट नहीं करता। सेंटर ऑफ मास ऑफ वन बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अदर बॉडी, बोथ आर अट्रैक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। दिस पॉइंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड center of mass is that point at which all the mass of the body is concentrated. Therefore he defined that one body attracts the other body from its center of mass to the center of mass. So यहाँ पर मैं ये एक important point मैंने लिखी, ये दूसरी important point लिख रहा हूँ। One body attracts other body from center of mass to center of mass।
पूरा मास दूसरे बॉडी के पूरे मास को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि जो पूरा मास होता है बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड होता है, इसीलिए जो अट्रैक्शन होती है वो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास होती है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, मास अगर दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? यहां पर आप डेफिनेशन इसकी लिख लें। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two masses due to gravitation is called gravitational force। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये बॉडी इस बॉडी को फोर्स लगा रही है अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है भाई। इसका मैं एरो यहाँ पर दे रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि ये वाला जो मास है इस वाले मास को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये जो फोर्स है, फर्ज कर लें इस फोर्स को हम लिख रहे हैं फोर्स 1-2, इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय 1/2। यहाँ पर एक ही चीज़ का फोर्स नहीं लग रहा, एक चीज़ दूसरी चीज़ को फोर्स लगाती है, और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, एक चीज़ दूसरी चीज़ का पर फोर्स लगा रही है, दूसरी चीज़ भी पहले चीज़ पर फोर्स लगाएगी ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो मास है ये फोर्स लगाएगा इस वाले मास पर। यहाँ पर एरो दे रहा हूँ, इस एरो से पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो मैं फोर्स बना रहा हूँ वो फोर्स है 2-1, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन द 1। हमने बाय नेचर देखा जिस फोर्स से M1 M2 को अट्रैक्ट कर रहा है और जिस फोर्स से M2 M1 को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे से बराबर हैं और इन दोनों को एक ही नाम दिया गया, और आपको पता है कि वो नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, यहाँ पर देखें हमने ये देखा कि भाई मास को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर ये सही चीज़ है तो एक सवाल जो पहले था ये सवाल अब भी सॉल्व नहीं हुआ कि भाई अगर हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर लेता है तो ये जो वॉल है इसका अपना मास है, मेरा अपना मास है, हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? इसका क्या रीज़न है? तो अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि इसका जल्द एक जवाब आ जाएगा। न्यूटन साहब को भी पता चला, जिस वजह से उन्होंने कहा कि भाई सीधी सी बात है ये इस वजह से अट्रैक्ट दो चीज़ें नहीं हो रही। बहरहाल थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ पर देखें, बाद में न्यूटन साहब ने देखा ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो दोनों पर जो अट्रैक्शन वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कीमत कम होती जा रही थी। जैसे ही डिस्टेंस को कम कर लेते जाते तो उन्होंने कहा कि जैसे ही दो मासेस के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो फिर क्या होता है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाती है। दो चीज़ें उन्होंने नोट की कि भाई जब डिस्टेंस फ्रॉम वन मास टू अनदर मास इंक्रीजेज द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेज। ओके, आगे यहाँ पर उन्होंने ये जब चीज़ें देखी
तो उनके जहन में एक सवाल आया कि ये जो सारी चीज़ें उन्होंने नोट की, ये सिर्फ इन दो मासेस के बीच में है या दुनिया के हर दो मासेस के बीच में ऐसा होता है। तो उन्होंने देखा कि दुनिया, इस पूरी कायनात में जब भी दो मासेस लेंगे ये सूरत हाल उनके सामने पेश आएंगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैंने स्टडी की, ये स्टडी पूरी कायनात के दो मासेस के बीच में होती हैं, हर दो मासेस के बीच में होती हैं। तो उन्होंने एक कानून बनाया, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने डिस्कवर किया। ये एक कानून कायनात में लागू हुआ पड़ा था और उन्होंने इस कानून को डिस्कवर किया, जिस कानून को उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अच्छा, ये हमारे पास एक लॉ आ गया। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ इस तरह से इसे डिफाइन किया, एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास in this universe with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to square of distance। यहां पर ये देखें, law of universal gravitation, every mass attracts every other mass in this universe with a force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between two masses। उन्होंने कहा कि अगर हम दो मासेस लें इस दुनिया में, कोई से भी दो मासेस लें, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट से। मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मासेस वैल्यू। यहाँ पर अगर आप ये देखें कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों है, प्लस क्यों नहीं है, और सिर्फ एक मास ही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आता है, बहुत ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखें कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल मास एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल मास 1 इज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल मास 2। हम दोनों को साथ में क्यों रख रहे हैं? तो ये जब सवाल आता है तो ख़ास करके बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इस सवाल का जवाब नहीं मालूम होता। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक मास हो और यही एक मास, दुनिया में कोई भी चीज़, कोई अदर मास ना हो, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? तो जवाब है, एक अकेला मास हो तो वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अट्रैक्शन के लिए कम से कम कितने मासेस होने चाहिए? 2। तो यहाँ पर 2 रखे हुए हैं और ला भी इसीलिए है तो कायनात के लिए, पर कायनात के 2 मासेस के बीच में डील किया जाता है मैथमेटिकली। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर प्लस लगा दें, मल्टीप्लाई ना हो, हमने तो मल्टीप्लाई रखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई ना हो प्लस हो, फिर क्या होगा? तो जवाब है कि प्लस होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये स्फेरिकली अफेक्टेड होता है। स्फेरिकली अफेक्टेड, स्फेरिकली मतलब है कि आप सेम डिस्टेंस पर अगर इस मास को रोटेट करवाएंगे तो रोटेट करवाने से डिस्टेंस तो सेम रहेगा, एंगल्स चेंज हो जाएंगी,
और ग्रेविटेशनल फोर्स तो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर 180 डिग्री हो गई तो फिर मासेस कैंसिल हो जाएंगे, मास 1 माइनस मास 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये घूम फिर कर यहाँ इस साइड पे आ गया तो एंगल चेंज हो जाएगी। अगर ये एंगल चेंज हो गई 180 डिग्री हो गई तो प्लस की वजह से आप क्या देंगे, यहाँ पर माइनस देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर माइनस आ गया तो मास 1 माइनस मास 2, फर्ज कर लें दोनों का मास सेम हो तो 0 हो जाएगा। मतलब इस मास को अगर यहाँ पर रखेंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पर रखेंगे तो अट्रैक्शन होगी। ये तो गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर, अट्रैक्शन तो होगी ना, अट्रैक्शन ज़रूर होगी। और अगर डिस्टेंस हर जगह सेम पर रखा तो अट्रैक्शन सेम होगी सही। ऐसा नहीं होगा कि राइट साइड पर मास टू मास अट्रैक्शन होती है, अगर वही चीज़ हम लेफ्ट साइड में देखें तो मास टू मास अट्रैक्शन नहीं होगी। नहीं, ऐसा गलत है। अट्रैक्शन होती है और चारों तरफ होती है, स्फेरिकली अट्रैक्शन होती है किसी भी मास से। सो यहाँ पर इस वजह से प्लस नहीं है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई दे दें। मल्टीप्लाई अगर मासेस की लेंगे तो यहाँ पर इनका, अगर इस मास को हम अराउंड मूव कराएंगे इसके, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो एंगल चेंज हो जाने की वजह से या इसके जो फोर्स की अट्रैक्शन है वो चेंज नहीं होगी। थैंक यू, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर 2 सवाल थे, दोनों सवालों का हल मिल गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है, तो जवाब है कि अट्रैक्शन के लिए कम से कम 2 मासेस का होना ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि ये जो मल्टीप्लाई है बीच में, ये प्लस क्यों नहीं है, तो जवाब है प्लस होगी तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता बाय नेचर। दूसरी, ये तो हमें मैथमेटिकली पहली पॉइंट मिल गई, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी वाली पॉइंट हमें मिल गई। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हमने मैथमेटिकली एक पॉइंट में डिफाइन कर लिया। दूसरी पॉइंट ये रही इन्वर्स स्क्वायर लॉ। मतलब ये कि जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैथमेटिकली भी प्रूव किया जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल में आपको बस यही प्रूव दिया जाएगा कि भाई अगर ये मास दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम होगा, पर होगा स्क्वायर टाइम कम। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर लेंगे तो फोर्स 4 मरतबा कम होगा। अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर लेंगे तो फोर्स 4 मरतबा बढ़ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों को आप कंपेयर कर लें। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर न्यूटन साहब ने तो ये फार्मूला डेरिवेट कर दिया, और न्यूटन साहब ने यहाँ पर प्रोपोर्शनल की सिग्नेचर हटाकर g लिख लिया। g का नाम होता है ग्रेविटेशनल कंस्टेंट, g का नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल कंस्टेंट। पर इस g की कीमत क्या होगी न्यूटन साहब को पता नहीं थी, पर न्यूटन साहब को ये अंदाज़ा बिल्कुल था कि इस g की कीमत इतनी कम होती है जो 10 टू दी पावर माइनस से 8, 9, 10, 11, 12 इस मतलब वे कीमत में होगी। एग्जैक्ट कीमत उनको पता नहीं थी। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर ये इस वाल का मास हम रखें 100 kg और मेरा मास रखें यहाँ पर 50 kg, तो यहाँ पर 100-50 मल्टीप्लाई कर लें, बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रख लें, तो फिर भी g की कीमत इतनी 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -12 हो, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में जो अट्रैक्शन बनेगी वो बहुत कम होगी, वो हमें यहाँ पर महसूस नहीं होगी। इस वजह से नहीं होती, वरना अट्रैक्शन होती है। हर चीज़ दूसरी चीज़ को मास की वजह से अट्रैक्ट कर लेती है, पर ये अट्रैक्शन चूँकि बहुत कम होती है ये हमें महसूस नहीं होती। अगर हमें अर्थ की अट्रैक्शन महसूस हो रही है तो इसका इसलिए अट्रैक्शन हमें महसूस हो रही है कि इसका जवाब है कि अर्थ का खुद का मास इतना ज़्यादा है, और हम दोनों के दो चीज़, जो कोई भी चीज़ जो अर्थ के नज़दीक होगी उसका डिस्टेंस कम और अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि ये जो g की कीमत है वो भी उसको निगलेक्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से अर्थ की अट्रैक्शन हमें महसूस होती है। बाद में
इस जी का नाम न्यूटन साहब ने रखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी का नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रख लिया गया। और यहाँ पर कुछ साल बाद, 100 साल तकरीबन बाद, 1798 ईस्वी एडी में यहाँ पर उन्होंने एक साइंटिस्ट था 1798 एडी में, वो साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश, हेनरी साहब ने इस जी की कीमत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली मालूम की थी। हेनरी कैवेंडिश experimentally proved the value of G, that is 6.67 into 10 power minus 11। और इस G का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये बहुत मरतबा एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर होता है। यहाँ पर इसको न्यूटन के समेत आपको इसे, मतलब यूनिट के समेत आपको इसे वैल्यू को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। ये हमारे पास G की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सिर्फ अट्रैक्शन को शो करती है। G, कैपिटल G शोज प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इस G का मतलब होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की प्रेजेंस को बताना, कि जहाँ भी दो मासेस होंगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन तो होगी, और उस अट्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकली इस G का नाम यहाँ पर दिया जाएगा। जहाँ भी मैथमेटिकली ये G अपीयर हो, समझ लेना कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आ रही है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो इक्वेशन डेरिवेट हो रही है। ये जो G है ये मासेस की अट्रैक्शन को डिफाइन करती है। वो जो हम पीछे लिटिल G पढ़कर आए हैं, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो G सिर्फ एक्सीलरेशन को डिफाइन करती है, जिस एक्सीलरेशन के साथ कोई भी चीज अर्थ पर फ्रीली फॉल करती है। यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे MCQs बनते हैं, और ये MCQs में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आज हम इस इक्वेशन को यूज करके मास ऑफ अर्थ डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? इसी इक्वेशन को डिफाइन करके, इसी इक्वेशन को यूज करके हमें मास ऑफ अर्थ डिफाइन करना पड़ेगा। सो मास ऑफ अर्थ को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे मालूम किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली मास ऑफ अर्थ को मालूम करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली कैसे होगा, जबकि हमारे पास ऐसी कोई फिजिकल बैलेंस है ही नहीं जहां पर एक हिस्से में हम अर्थ को रखें, दूसरे हिस्से में कोई हम दूसरे आयरन पीसेस रखें और मेजर करें कि भाई अर्थ का कितना मास है। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि मैथमेटिकली अर्थ के मास को डिफाइन करें। तो यहाँ पर हमें न्यूटन की जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी मदद करेगी कि हम मालूम करें कि कितनी कीमत हो रही है इस मास ऑफ अर्थ की। सो अर्थ के मास को मालूम करने के लिए न्यूटन साहब का जो लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, हम वो यूज कर रहे हैं। यहां पर फर्ज कर लें, सपोज करें कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का गोला है, स्फीयर है। हकीकत में अर्थ स्फेरिकल शेप में नहीं होती, तो अर्थ किस शेप में होती है? वो कुछ ओवल टाइप शेप में होती है, इरेगुलर शेप में होती है। यहां पर हम अर्थ का जो मास रख रहे हैं वो मास है me। फर्ज कर लें अर्थ का जो मास है me है, और हम ये सोच रहे हैं, ये फर्ज कर रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकली है। रियलिटी में अर्थ स्फेरिकली हो या रियलिटी में अर्थ स्फेरिकली ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम ये चीज मानकर चल रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकल है और उसका ये सेंटर ऑफ मास है। इसको हम C लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को, और इसी सेंटर पर अर्थ का मास कंसंट्रेटेड है, जिसको हम me रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्ज कर लें कि हमने कोई चीज इसके ऊपर रख ली,
फ़र्ज़ कर लें कोई सा भी एक ब्लॉक था, उस ब्लॉक को हमने अर्थ के सरफेस पर रख लिया है। अगर हमने कोई ब्लॉक जिसका मास m हो, खुद का मास, फ़र्ज़ कर ले कोई हमारे पास एक बॉक्स था, हमने वो बॉक्स अर्थ के सरफेस पर रख लिया और यहाँ पर हमें ये पता है कि इस मास का अपना वेट होगा, हर चीज़ का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर लेता है और इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। यहाँ पर यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं अर्थ के सरफेस पर उनका अपना अपना वेट होता है और वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। मेरा भी अपना वेट है, इस वॉल का भी अपना वेट है, इस बोर्ड का भी अपना वेट है, हर चीज़ का अपना अपना वेट होता है। इस चेयर का अपना वेट है, इस डेस्क का अपना वेट है, इस डस्टर का, इस पेन का अपना वेट है। वेट होता है हर चीज़ का और ये वेट किस चीज़ की वजह से होता है। अगर ये सवाल आ जाए हमारे सामने कि वेट किस चीज़ की वजह से होता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे? तो जवाब ये है कि इसका जो वेट होगा, ये वेट इसलिए होगा क्योंकि इस ब्लॉक का अपना कुछ मास है, उस मास को छोड़कर इस अर्थ का अपना एक मास है, इस मास का सेंटर ऑफ मास इस मास के सेंटर ऑफ मास को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर दोनों के बीच में मास टू मास अट्रैक्शन ना होती तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो नीचे इसको कोई अट्रैक्शन मिलती ही नहीं। अब चूंकि इसको नीचे अट्रैक्शन मिल रही है, इसी अट्रैक्शन के फोर्स को हमने इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स माना हुआ है और पिछले चैप्टर्स में हमने उसको वेट माना हुआ है। जी हाँ, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होते हैं। मेरा जो वेट है वो वेट मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, द फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ टू मी इज कॉल्ड वेट और इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर इस ब्लॉक का जो मास है और इस अर्थ का जो मास है, दोनों का सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होती तो शायद इसका कोई अपना वेट ही नहीं होता। तो ये जो वेट है ये हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ पर इस वेट को डिफाइन कर लेते हैं। वेट की इक्वेशन भी होती है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, बहुत इजी इक्वेशन होती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने इसी वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया हुआ है क्योंकि वेट एक ऐसा फोर्स होता है जो एक प्लैनेट के सेंटर ऑफ मास और ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं। बस यही पोस्टुलेट यहाँ पर काम आएगा। हमें पता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है अब वेट के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाकर आप लिख लें Gm1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। एक मास हम अर्थ का ले रहे हैं और एक मास इस ब्लॉक का ले रहे हैं। ब्लॉक के मास को सिर्फ m लिख रहे हैं और यहाँ पर भी जो वेट होगा वो वेट इस ब्लॉक का होगा, इसलिए mg। यहाँ पर देखें ये जो r है, इस r को re लिख लें। re का मतलब होगा रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ और ये बराबर होती है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये वैल्यू हमेशा के लिए आपको याद रखनी है, 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर्स। अच्छा आगे देखें, यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर किया हुआ है, इसकी इक्वेशन लिखी, वेट की लिखी, एम एम में कैंसिल, G(m)(e)/r(e) स्क्वायर इज इक्वल टू G। आप चाहें तो ग्रेविटी को इस इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की कीमत होती है। हमें कैसे पता चला? इस इक्वेशन से पता चला।
पर हमें इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। इस टॉपिक में हमें सिर्फ मास ऑफ अर्थ मालूम करना है। सो यहाँ पर आर ई स्क्वायर को ले आए, यहाँ पर शिफ्ट कर लें, जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन में अगर हम रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करें, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ मैंने पहले बताई हुई थी 6.38 इंटू 10 पावर 6 एंड होल स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 पावर -11। सो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। और जब इनको हम हल करेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg। मतलब इसको आप राउंड ऑफ करके 6 कर सकते हैं, 6 इंटू 10 पावर 24 kg। 6 नंबर के सामने 24 जीरोस दे दें, इतना वज़न होता है अर्थ का। मतलब ये वज़न बहुत 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 बड़ा है और किसी भी प्लैनेट का मास इस तरह से मालूम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।